बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे जो चीन और इंडिया के दरमियान में जो तनाज़ा चल रहा है लद्दाख पर, तिब्बत पर, और जो पेशकदमी हो रही है और जिस तरह से वो मामला चल रहे हैं, रोज़ बरोज़ वो हालात कशीदा होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो है जो 10 तारीख को जो मास्को के अंदर जो 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 इजलास हुआ है शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का, उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि भारत और चीन की सरहद पर अमन और सुकून को बहाल करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ नुकात पेश किए हैं, जिसमें 5 नुकात हैं कि भारत और चीन के वज़ार ख़ारजा के दरमियान में बातचीत में कशीदगी को कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तेफाक हुआ है। इनमें भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ के सिलसिले में दोनों फरीक रहनुमा के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय से रहनुमाई हासिल करने और सरहद पर मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करने की बात शामिल है। दोनों मुल्कों ने अफवाद के दरमियान बातचीत जारी रखने, उन्हें जल्द अज जल्द अपनी पोजीशन पर लौट जाने और एक दूसरे मुनासिब दूरी बनाए रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाक़े में अमन और खैर सगाली बरकरार रखने, सरहदी मामलात के हवाले से तमाम बाहमी माहदों पर प्रोटोकॉल पर अमल करने और कशीदगी में इजाफ़ा करने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने का अहद किया है। दोनों ममालिक ने बाहमी मामलात पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मेकनिज़म के ज़रिए से बातचीत का सिलसिला जारी रखने और सरहदी मामलात में सलाह मशवरे और राब्ते के मुतल्लिक़ वर्किंग मेकनिज़म के तहत बातचीत जारी रखने से इत्तेफाक किया और कहा कि जैसे जैसे कशीदगी कम होगी, दोनों फ़रीक़ीन को सरहदी इलाक़े में अमन बरकरार रखने के लिए बाहमी एतमाद सादी के इक़दाम शुरू करने चाहिए। ख्याल रहे कि इससे कबल दोनों मुल्कों के वज़ीर दफ़ा के दरमियान मास्को में ऐसी मीटिंग के दौरान में SCO की मीटिंग के दौरान में मुलाकात हुई थी। अब तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि ख़दशात बरकरार हैं और सूरत हाल जो है जिस पर जो बातचीत हुई है मुबहम है। मीनिंग देयर बाई हमसे ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि ये जो है वो तनाज़ा अपनी जगह पर रहेगा। चीन का अपना मौक़िफ़ है, भारत का अपना मौक़िफ़ है। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जनाब मोहतरम हसन हबीब साहब मौजूद हैं। हमारे साथ टेलीफोन पर जमील अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। जी जमील अहमद ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त मिनात फरमाया। ऑलवेज अ प्लेजर। जी, तो अब जो आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो आपकी यानी 10 तारीख की जो डेवलपमेंट है, वो ये है कि इनके दरमियान में SCO का जो भारत और चीन का दरमियान में इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हालात को पुरसुकून रखेंगे। मीनिंग देयर बाई हम इसको अगर आप सफारती ज़बान में आप बेहतर बता सकेंगे कि स्टेटस को बहाल रखना चाहते हैं, माने जो जो जगह है उसमें, लेकिन इसके बाद आगे न बढ़ें और कोई जो है वो कशीदगी को आगे न बढ़ाएं। आप क्या कहते हैं? जी हाँ, ये कोशिश जारी थी और ख़ास तौर पे जो लंचन मीटिंग हुई है ट्राइलेटरल रूस की और इंडिया की और चाइना की वज़ीर ख़ारजा जो तीनों थे इनका, और उसके बाद जो मीटिंग जारी रही, तो ये तवक्को थी, पहले से ये कोशिश की जा रही थी, बल्कि वो रशिया की यही कोशिश थी कि इस तरह हो जाए। और चाइना ने अपने दरवाजे खुले रखे थे, इंडिया भी नेगोशिएशन का सिलसिला जारी था। कल भी कमांडर जो ऑन ग्राउंड हैं उनकी भी कल मीटिंग हुई है और पिछले चंद दिनों में 2 मीटिंगें उनकी हो चुकी हैं। तो उसमें भी कोई नतीजा उसका नहीं निकला था, लेकिन उसमें कम से कम पेशरफ्त जारी थी। तो ये बिल्कुल तवक्को के मुताबिक है, लेकिन ये चीज देखना ये एक पेशरफ्त तो है डिप्लोमेटिक, लेकिन अगर इसको आप मुवाजना करें कि इस पूरे सूरत हाल और पूरे मामलात ये हो कि किस तरह रहे हैं 2013 से पहले, तो अगर ये बात होती तो हम समझते कि इसके बड़े अच्छे नताइज होंगे और शायद अमन अमान शांति कोई हो जाए। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1993 से लेके 2013 तक तकरीबन 5 एग्रीमेंट चाइना और इंडिया के हुए और वो सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गए। लेकिन उसके बावजूद जो पिछले डोकलाम से लेके और अभी तक जो इनकी चपखलिश और इनकी जो चल रही है स्क्रमिशेस, वो उसमें कमी नहीं आ रही है।
और उसमें तजिया निगार ये समझते हैं कि जो इस वक्त रीजनल सूरत हाल है और ख़ास तौर पर अमेरिका की जो जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक नया डायमेंशन आ गया है, शामिल हो गया है, ख़ास तौर पर जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ साइन करने के बाद अमेरिका का, तो उसमें ये एक ये चीज़ें ज़्यादा उभरती हुई नज़र आ रही हैं और जिसकी गमाजी करता है जो डिप्लॉयमेंट दोनों साइड पर है। चाइनीज ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट जून से पहले तो थी ही थी, जो लद्दाख में जहाँ के 123 के करीब वहाँ लोग कैदी बना लिए गए थे और काफी जानी नुकसान इंडिया का भी हुआ था उसमें, लेकिन वो तो था ही था। उसका असर ये पड़ा कि दोनों साइडों पर उनकी बहुत ज्यादा फोर्टिफिकेशन हो गई, ट्रुप्स की मूवमेंट हो गई, आमने सामने बैठ गए और वांटेज पॉइंट जो है, बड़ी बड़ी जो पहाड़ी जो थे, ऊंचाइयां थी, उनको ऑक्यूपाई करके दोनों साइड पर बैठे हुए हैं। और अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि दोनों बैठे हुए हैं, तो क्या इंडिया ने भी कोई ऊंचाई पे कब्जा कर लिया है? इंडिया अपनी साइड पर, दरिया की दूसरी साइड पर बैठ के जो जो उनको ऊंची जगह मिली हैं, उन्होंने पिछले जून के बाद से लेके अब तक उसमें काफी फोर्टिफाई किया है। तो उस लिहाज से देखिए, बेसिक बुनियादी तनाजा है क्या, वो तो सारों को पता है, लेकिन वो बुनियादी तनाजे के बावजूद चाइना और इंडिया एक बेहतरीन सबसे नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। लेकिन 2013 का मैंने जिक्र जान के किया, 2013 के बाद खास तौर से BRI के अनाउंसमेंट यानी बेल्ट एंड रोड के अनाउंसमेंट के बाद शिपिंग के तरफ से जो उभरती हुई मज़ाहमत जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक मंजरनामे पे आ रही है अमेरिका की तरफ से, तो उसका ये शाखसाना नजर आता है। न सिर्फ ये उसका शाखसाना नजर आता है, बल्कि हांगकांग में भी अगर देखें आप, और अगर आप उसको ताइवान में भी देखें कि अमेरिका क्या चाहता है कि ताइवान में क्या हो, और हांगकांग में अमेरिका क्या चाह रहा है और क्यों वहाँ इतनी सोजिश आई। अच्छा, तो जमीर अहमद खान साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो अगर वो अमेरिका तो ये चाहता है ना कि दोनों अगर ये लड़ेंगे, इंडिया और चाइना, अगर हम अपनी ज़बान में कहें और सफारती ज़बान के अलावा, कि हम तो अपने सहाफ़ती ज़बान में ये कहेंगे कि दोनों को लड़वाए ताकि वो दोनों कमज़ोर हों और वो उसकी सुपर पावर बहाल हो। तो जो अभी उसको चैलेंज दरपेश हैं रूस से और चाइना से, तो अब इसमें तो दानिशमंदी तो यही होगी, चीन की कोशिश यही होगी कि वो किसी तरह से मामले को संभाले, और इंडिया को किसी तरह से, रूस भी अगर संभाल ले, तो फिर अगर इस इलाके में पीस हो जाए तो ये एक किस्म की अमेरिका को एक शिकस्त के मुतरादिफ होगा। और इसमें लेकिन जबकि अमेरिका, आपने जब ये सारी बातों का जिक्र किया है, वहाँ क्वाड भी तो हो गया ना, कि जो उन्होंने जो 4 मुल्क की मुआहदा किया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। जी, यह वो क्वाड जो हुआ है उसको आप उस तनाजुर में देखें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के तनाजुर में देखिए आप, और जब उसको आप इस तनाजुर में देखें, रशिया चाइना की मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज हैं, जो उनकी मिलिट्री की जो स्कीमें चल रही हैं, और वो कितनी तेजी से, कितनी तंदही से आगे चल रही हैं, और वो इतने करीब तक पहुंच गई हैं, जो गोवान जजीरा है जिससे कि अमेरिका है, उसके नजदीक तक जाके ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। तो जो इस वक्त, और उसके अलावा जो स्पेस वेपनाइजेशन हो रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ना जमीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सब पूरे इलाके में अगर इंडिया इस बात को समझ जाए कि चाइना के साथ में अगर बालदस्ती न माने, तो बराबर की सतह पर भी मामलात को समझ ले और अक्लमंदी का मुजाहरा करे, और जो लद्दाख के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी मामले को ईज़ कर दे, तो ये एक तरह से इंडिया की भी फतह होगी और चाइना की भी फतह होगी, लेकिन अमेरिका की शिकस्त हो जाएगी। लेकिन क्या इतनी दानिशमंदी इंडिया में मौजूद है? इंडिया की जो थिंक टैंक्स हैं और इंडिया में जो दानिश्वर लोग हैं, वो यही बात कर रहे हैं जिसका कि आपने आइडियली तस्करा किया, लेकिन ऑन ग्राउंड मामला दूसरे हैं। इंडिया मानता ही नहीं है कि 1890 का जो बॉर्डर का मुआहदा चाइना का हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ,
उसको वो मानता ही नहीं है कि ये कोई बाउंड्री लाइन है या ये कोई मुआहदा है, क्योंकि उसके तहत तो ये 3,400 तकरीबन 88 किलोमीटर का जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, उसमें पूरा कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो वो तो इससे अगर इंडिया मान भी जाए तो उनको इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो अरुणाचल को प्रदेश को वो कहता अपना हिस्सा मानता है, अपना हिस्सा वेस्टर्न, तो उसको उन्होंने बाकायदा 2014 में 2016 में उनके सफीर ने इंडिया में बैठकर ऐलान किया। लेकिन उससे हटकर बात यह है कि मैं इस तनाजुर को दोबारा BRI के तनाजुर में, CPEC के तनाजुर में लेके आना चाहता हूँ। इंडिया का एक तो अपना जो टेरिटोरियल मामला है, जो कि वो उनका तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो 62 की जंग में देख लिया लोगों ने, और उसके बाद भी जो डेवलपमेंट हो रही है हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे हटकर एक और तनाजुर आ गया है कि जो इंडिया कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और इंडिया उसको क्लेम करता है, और पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है इसमें, चाइना का इसमें अपना मौक़िफ़ है जिसपे से CPEC गुजर रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर इंडिया को BRI यानी कि इस जो CPEC पे जिस खत्ते से गुजर रहा है उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा कि ठीक हो गया। यू हैव सेड इट सर। नाउ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, एंड यू हैव सेड इट। आसिफ खान साहब, आपसे बात हम अब करना चाहते हैं कि बुनियादी बात जो है कि अगर हम इसको एक एनालिसिस करें तो हमने ये देखा कि चीन ने अपने आप को शिमाली लद्दाख, सेंट्रल लद्दाख और जनूबी लद्दाख में यानी अपने आप को मजबूत किया है, और शिमाली लद्दाख में डेमसोंग के वादी गलवान तक इसने अपने आप को मजबूत कर लिया है, और सेंट्रल लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से पेंगोंग झील तक और गलवान तक उन्होंने अपने मजबूत किया है, और जो जनूबी लद्दाख में डेमचौक और चमर तक, जो अभी तक का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है बहुत से मामले का, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और बड़े पैमाने पर फौजी उन्होंने लगा दी। हॉट स्प्रिंग के अंदर भी आ गया है, और चमर तक जो है वो एक नई जगह है जो अभी तक जो है मैंने अखबारात में या चुमर जो है वो 2013 में पहली दफा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब हो गया इससे पहले नहीं आया था। अच्छा जी, इसका जिक्र तो लेकिन अभी जिक्र इसका नहीं हो रहा है। हाँ, तो अब ये देखिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपनी फोर्टिफिकेशन कर ली है। अब जहाज़ों की तादाद ये इनको ज़्यादा, अगर पहले तो एक बात आपसे ये कर लें हम कि फरमाइए कि आपके ख्याल में ये जो बात कर रहे हैं राफेल की, ये कोई इतना बड़ा जहाज़ है? हम समझते हैं कि हमारी तो एक मिसाइल की मार भी नहीं है। देखिए, जो चाइना, एक दफ़ा हम चाइना की स्ट्रेंथ पे बात कर लें, फिर हम इंडिया की तरफ आते हैं। चाइना के ने जो रिसेंटली जो PLA की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उन्होंने आज से 10 साल पहले कम पढ़ा लिखा सिपाही लेना छोड़ दिया था। दे वांटेड ग्रेजुएट्स ओनली, और जो आगे डेवलप हो, हाँ, जो डेवलप हो सके बड़े काम के लिए। हो सकता है कि जब इंडिया चाइना की जंग हो तो उसका पहला जो शिकार है वो इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम हो और कम्युनिकेशन नोड्स हों। पता चले कि आपका टेलीफोन सिस्टम तबाह कर दिया। दे हैव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो अभी इंडिया की नहीं है। इस तरह से अगर आप देखें, दुनिया में वाहिद मुल्क अमेरिका के अलावा जिसका अपना एक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम है, पाइतू। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो पाकिस्तान ने 5 मरतबा उनका दिफाई निज़ाम जैम किया है, ठीक है, और अमेरिका ने और चाइना ने अमेरिका का 34 सेकंड से 37 सेकंड तक अभी अगस्त के महीने में जैम किया। अच्छा, देखिए, सारी दुनिया अभी तक चल रही है GPS पे, जो अमेरिका का है। हम भी उसी पे थे। चाइना का ये जो पाइतू सिस्टम है जिसमें कोई 30-35 सैटेलाइट आएंगे, क्वांटम इसमें जो इसमें सिस्टम लाया है, जो कि आप उसे हैक नहीं कर सकते जी। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है फॉरेन जिसको उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है मिलिट्रीली। गॉड ब्लेस यू, आपने ये बात कही, क्योंकि अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही। तो उसमें ये है कि चाइना की जो ये भी हो सकता है कि अगर चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चाहे, उसे EMC कहते हैं या क्या वेपन्स हैं, कि आपके सारे सर्किट मेल्ट कर जाएंगे,
आपका टैंक खड़ा हुआ है और सारा सर्किट उसका मेल्ट कर गया, वो चलेगा कैसे? लेजर इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इंडियन बैंक्स हैक हो सकते हैं, इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैक हो सकता है, इंडियन एयरपोर्ट्स हैक हो सकते हैं। तो अगर 2 4 5 10 राफेल आ भी गए बॉर्डर पे, अच्छा फिर चाइना ने तो राफेल कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिस पर फख्र किया जा सके? आई डोंट विजुअलाइज राफेल एज अ गेम चेंजर। हाँ, तो चाइना ने, जैसे जमील अहमद खान साहब भी कह रहे थे कि फोर्टिफिकेशन बहुत किया। अनफॉर्चुनेटली जो पूरा बॉर्डर है जो डिस्प्यूटेड, इस पे कोई बड़ी टैंकों की लड़ाई, कोई तोप खाने की लड़ाई हो नहीं सकती। तो लड़ाई लाइट टैंक चले गए हैं, वो लाइट बोथ साइड में लाइट टैंक, लेकिन अक्सर जगह वो इफेक्टिव नहीं है। जैसे ये चूमार जो जगह है, इसमें वाहिद जगह है जहाँ पीएलए उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका रोड शायद वहाँ तक नहीं है, तो वो बेचारे पहाड़ी उससे आते हैं। और बात ये भी ठीक है कि इस क्लैश के बाद दोनों मुल्कों ने ऊंचे विंटेज पॉइंट्स पे अपनी फौजियों को फोर्टिफाई किया, इंडिया भी उसमें गया। इंडिया ने इनफैक्ट 12,000 जो है सिविलियंस पहुंचाए हैं, ताकि वो जो रोड नेटवर्क दौलत बेग गोल्डी वगैरह का था वो उसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑल वेदर रोड उनके पास एक हो। चाइना कर रहा है नहीं, ये इंडिया कर रहा है क्योंकि अच्छा, लेकिन उसके ऊपर तो आगे बैठ गए ना आपके। ये ठीक है, ये क्यों हुआ? ये सारा जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इंडिया जो था, पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा हमने बात की थी कि 3,000 बिलियन रुपए से वो रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं। ये सब देख के चाइना को ख्याल हुआ कि इंडिया कोई बड़ा काम करने वाला है। उसके बाद इंडिया ने पिछले साल कश्मीर का और लद्दाख का स्टेटस चेंज कर दिया। हाँ। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो थे उसमें जो चीन के पास जो हमने जो हिस्सा दिया था उसको, और उसके बदले में हमने लिया था, उसको भी चैलेंज कर दिया, वो भी हमारा है, वो भी क्लेम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। तो अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप शायद डिसएग्री करें, चाइना ये भी टेस्ट करना चाहता होगा कि इमरजेंसी की सूरत में अमेरिका इंडिया की कितनी मदद कर सकता है। तो ये जो पोक किया गया है, दिस इज़ अ वेरी डेलिबरेट मूव। गलवान का जो था वो बड़ा छोटा इंसिडेंट था, 20 सिपाही मरे, कोई बड़ी बात नहीं। बट दिस ऑल्सो शोड कि अमेरिका की क्या लिमिटेशंस हैं। हो सकता है क्वाड जो अमेरिका ने डेवलप किया और इंडिया बहुत प्राउडली इसका पार्ट है। तो समझ में ये आता है कि वो तो उस साइड पे, वो तो साउथ चाइना सी के लिए बनाया गया है क्वाड। नहीं, लेकिन इंडिया को क्या फायदा होगा अगर इंडिया और चाइना में उसका रिजल्ट ना आए ना? तो वो तो जमीन पे तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा उसको। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर इंडिया क्यों चीन से लड़ेगा अमेरिका की खातिर? नहीं, तो इंडिया लड़ेगा इसलिए कि बेवकूफ़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं भाई उसको ख्वाहिश ये है कि वो दुनिया का सुपर ताकत बने। वो इस सेंस में यस सर, यही मैं बात कर। अच्छा, आप इजाज़त दें, यहाँ ब्रेक ले लें। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले हम जनाब मोहतरम हसन हबीब साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। सफ़ीर साहब भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, लेकिन अब हमारे जो बुज़ुर्ग भी हैं, नजमुद्दीन शेख साहब तशरीफ़ ले आए हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब। वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और बहस जो चल रही है वही है लद्दाख की। अभी इस वक्त जो चीन के और भारत के दरमियान के जो वज़रा ख़ारजा में मास्को में जुमरात के रोज़ जो मीटिंग हुई थी, उसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ है कि भारत और चीन की सरहद को पुरसून रखा जाए। लेकिन इस पर बात ये हो रही है कि अगर इसको ये कहा जाए कि स्टेटस को बहाल रखा जाए, जिसने जो जहाँ कब्ज़ा कर लिया है उससे ज़्यादा, इससे हमें जो उनके जो टेक्स्ट आया है उससे हमें इससे ज़्यादा, सफ़ीरों का तो बात अलग है, और आप तो खैर सफ़ीरों के सफ़ीर हैं, यानी सेक्रेटरी उनके रहे हैं पूरे हमारे वज़ारत ख़ारजा के, तो वो ज़्यादा बेहतर तरजीह दे सकते हैं कि क्या सूरत है, इसके क्या मानी लिए जाएँ जब ये कहा जाए कि साहब आप अपनी पोजीशन पे आहिस्ता आहिस्ता लौटने की बात करते हैं और मुनासिब मौके पर लौटने की बात करेंगे और खैर सगाली बरकरार रखेंगे और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज़्म बनाएंगे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी फरमाइए। देखिए, इसमें
इसमें सबसे अहम बात यह है कि फॉरेन ऑफिस के चीनी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने एक चीज ढूंढी कि जब हिंदुस्तानी ने पूछा कि कुछ 5 हिंदुस्तानी हैं जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आपकी तरफ चले गए हैं, उनकी वापसी का आप क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मौजू का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को हमने कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना है। मैं बाकी जो आप पूछ रहे हैं उसका हम जवाब देंगे जब हमारे पास इत्तला होगी, लेकिन इसको उन्होंने एक पॉइंट बनाया बताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारे हिसाब में तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत हमारे चीन का हिस्सा है, तो इसको हमने कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं किया है। ये बहुत अहम चीज थी। दूसरी अहम चीज ये है कि जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स में ये तय पाया है कि कोर कमांडर्स की मीटिंग होगी, लेकिन उसके लिए तैयारी हो रही है, अभी कोई तारीख तय नहीं की गई। तीसरी चीज ये कि इसमें अभी लगता है कि जयशंकर साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये बात आगे न बढ़े और किसी तरह एक समझौता हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो नहीं, ये भी बात, एक और बात जो है जो जरूरी है वो ये कि अभी तक मोदी साहब ने ये नहीं कहा, ये विड्रॉ नहीं किया है कि साहब हमारी किसी सरजमीन पे कब्जा हुआ है, चीन ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें से ये हिस्सा उन्होंने निकाल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेब पेज से और दूसरी जगहों से। तो मामला जरा गंभीर है और गंभीर रहने का इम्कान है, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये जो वांग यी साहब की बात, मैं अगर आपको यह रोक के ये पूछूं, गंभीर रहने का इम्कान क्यों है? गंभीर रहने का इम्कान, सॉरी मुझे से नहीं, गंभीर रहने का ये है कि अब हिंदुस्तान को ये तस्लीम करना मुश्किल होगा कि सब अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया ये, और वो तो अभी भी मैकमोहन लाइन की बात करते रहते हैं, जिसको चीन ने बिल्कुल कहा है कि हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते, और जो बॉर्डर है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमें नेगोशिएशंस करने की जरूरत है। और चौथी चीज जो मुझे अहम नजर आई वो ये कि पहली मर्तबा गोलियां चली हैं। अब हिंदुस्तानी कहते हैं कि गोलियां चीन ने चलाई, चीन कहता है कि हमारे लोगों के पास सिर्फ स्पेयर्स थे और डंडियां थी, और हमने कुछ इस नौयत की, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि गोलियां किसने चलाई, लेकिन ये वाज़ेह है कि गोलियां चली हैं पहली मर्तबा 1975 के बाद, और इससे एक और सूरत हाल पैदा हुई है कि इसकी वजह से मामला मुझे ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा शेख साहब, अब मैं ये आज से अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सूरत, एक तो ये है कि इंडिया की जो मईशत है वो बैठ रही है। जी हाँ, बैठ गई है। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा 23% कमी का इम्कान है, तो वो बैठी है, लेकिन वो बैठी चीन की वजह से नहीं है, वो बैठी है क्योंकि मोदी साहब ने गलत इक्तिसादी पॉलिसीज फॉलो की हैं, हिंदुत्व पे जोर रखा है। एनी केस देखिए, जंग भी हो जाए और मईशत भी बैठी हो तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? मंजरनामा बुरा बनेगा, और इसकी वजह से मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान इस वक्त जंग नहीं चाहेगा। उनको अभी तक कोई इस किस्म की अश्योरेंस नहीं मिली है कि अगर ये चीज होती है तो मसलन मगरबी ममालिक में अमेरिका या और ममालिक उनके साथ खड़े रहेंगे। अलावा इसके कि फ्रांस ने राफेल के
कब्जा देते हुए बात की है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी इमदाद करने को तैयार होंगे, लेकिन वो एक बिक्री की सिलसिले में बात करना और फिर जमीन पे कुछ और करना, ये दो अलग चीजें हैं और उसका मुझे अभी एक और बात मैं आपसे पूछ लूँ कि राफेल को इतनी बड़ी तोप चीज़ है कि उसके बाद में ये कहा जा सके कि साहब आपकी इंडिया की सुपरमेसी जो है तमाम दुनिया पर या कम से कम पाकिस्तान और चीन पर कायम हो गई है। नहीं, देखिए राफेल बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन उसका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि कहा जाए कि ये सब हर चीज को मार सकता है। इनफैक्ट बहुत वक्त तक हिंदुस्तान में भी यही डिबेट चल रही थी कि क्या हम F-16 खरीदें, F-35 खरीदें या राफेल खरीदें। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की दिफाई खरीदारी होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जिसमें करप्शन, किकबैक का मसला बड़ा सख्त है और फ्रांस किकबैक में बहुत मशहूर है। हाँ, तो वो समझिए कि उसका एक अहम किरदार था इस डील में। देखिए, मैं आपसे अदब से, आप ज़ाहिर है कि मैं आप जानते हैं कि मैं आपका कितना अदब करता हूँ, और लेकिन ये बात इत्तेफाक ये है कि मैंने इन तीनों जहाज़ों की स्पेसिफिकेशन देखी है, बीइंग इंजीनियर। वो ये मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर तो नहीं हूँ, बट इंजीनियर तो हूँ ना। तो वो ये कि सुखोई 35 और F-35 और राफेल, तो अगर आप इनमें देखें तो इसमें सिर्फ ये खूबी है कि ये 360 डिग्री को पर नज़र रख सकता है, 360 डिग्री कर सकता है, ये इसकी एक खूबी है। लेकिन बहस ये है कि जो जहाज़ सुखोई 30 कोई कम जहाज़ नहीं है। सुखोई 30 बजात खुद एक बहुत आला किस्म का जहाज़ है, और आप उसको F-17 थंडर से गिरा लेते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आप जब हमसे पूछा, हमने लोगों से जो कि इसके माहिरीन थे, तो उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि जहाज़ तो जहाज़ ही है, उसकी कैपेबिलिटी अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये है कि उसको चला कौन, हैंडल कैसे किया जा रहा है, ये कैपेबिलिटी इनके पास कैसे आएगी। अब मैं जो अभी जो जहाज़ इनके पास आए हैं, आते आते 1 से 2 साल लगते हैं किसी में कमांड हासिल करने के। किसी चीज़ पर भी आप लेंगे, उसकी तरबियत लेना, उसकी हर एक इक्विपमेंट के बारे में आपको जानना, उसकी बारीकियों को समझना। तो उसके बाद भी लेकिन इन लोगों का, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमाना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये 1000 साल गुलाम रहने के बाद में एक स्प्रिंग की तरह से ऊपर उठ के आए हैं, तो अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और बिगल बजा रहे हैं, हर वक्त ढोल बजाते रहते हैं। जी, अब देखिए, अब मैं इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं सुखोई 35 की या F-35 की या स्पेसिफिकेशन, जी, इसमें आपकी तरह मेरी कोई महारत नहीं है, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उससे मुझे महसूस होता है कि जो सिलेक्शन की गई वो सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशंस और इनकी क्वालिटीज की बिना पे नहीं की गई। अब ये देखिए, उस वक्त पैसा था हिंदुस्तान के पास, अब मुझे पता नहीं है कि उस किस्म का पैसा होगा या नहीं होगा। अब जहाँ 60 अरब डॉलर वो खर्च करते थे अपने फौज पे, अब उनके पास वो सलाहियत रहेगी नहीं रहेगी, ये चीजें देखने की हैं आगे चल के। तो अभी रुक जाइए, बात इसको यहाँ छोड़ देते हैं। कि हालत गंभीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग छिड़ने वाली है, या ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान कोई ऐसी चीजें करेगा जिससे और भी मसला बढ़ जाए। शेख साहब, बात तो बहुत करने की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीन ने इस वक्त जो जितना लंबा जगह पर इतने कम से कम 38,000 की कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कभी कुछ यानी स्काई चीन जो है वो तो इतने किलोमीटर पर है ना, और उसमें
PP12, PP14, PP15, PP16 पर तो अभी तक नहीं किया है उन्होंने। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा PP17 पर भी जो है वो चले गए हैं। तो आप ये बताइए कि इस इलाके से आप वाकिफ़ हैं? नहीं, मैं सिर्फ मैंने जो नक्शे देखे हैं उनसे वाकिफ हूँ, और उनकी बिना पे कुछ मैं माहिरीन की तरह राय नहीं दे सकता। देखिए, अभी ज्यादा अहम ये है कि एरिया में क्या हो रहा है वो इस पे आप फोकस करें कि चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा बहुत है। बड़ी बात कही आपने। मैं कह रहा हूँ कि पंच लाइन तो वो है जो आपने कही है कि अरुणाचल प्रदेश पर वो 2016 से ये बात कर रहा है उसका सफ़ीर जी। आप उन्होंने अब भी कह दिए। हाँ जनाब, बस ये पंच लाइन है सारी करें। गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम नजमुद्दीन शेख साहब, आपके इंतहाई मशकूर हैं कि यूसुफ आपने जो मैंने सबसे ज़्यादा अहम बात की है वो यही हो गई है। अच्छा जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, मैं आपसे हसन हबीब साहब ये कहना चाहता हूँ कि शयूक, दरियाए शयूक और दरियाए गलवान का जो संगम है और जो आपका गोगरा हाइट है, इन सारी जगह की जो हाइट्स हैं इनके ऊपर आकर ये बैठ गए चीनी भाई। इस साइड पे चीनी है और अपनी साइड पे जो है वो इंडियंस ने भी ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, इकोनॉमी इंडिया की अभी भी बहुत स्टेबल है, 23 कम होके भी इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन सवाल ये है कि जब यार जंग होती है तो फूक जाता है ना पैसा। हाँ, तो और जो इंडिया की एक्टिव इस वक्त वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और जो उनका खर्चा होगा, देखिए आप सर्दियों में उन हाइट्स पे बैठना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली 5000 फिंगर गए हैं, वो फिंगर कहलाती है। वो तो पांगोंगसो लेक जो है वो तो फिंगर्स ही हैं, बिल्कुल स्टीप हैं। हाँ। उन पे आप हाथ से मैंने तो देखा अभी अपने हाँ, जब मैं गया गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा, तो वहाँ पर भी कई फिंगर हैं ऐसी। हाँ, तो वो पॉइंट सारा ये कि देखिए, एक तो ये कि इंडिया की हमें, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैपेबिलिटी समझने की जरूरत है। इंडिया की फ़ौज ने 71 के बाद से, और 71 की जंग जो आपको पता है वो दिस वाज नॉट अ वॉर, इट वाज जस्ट स्क्रमिश जिसे मैं कहता हूँ। इंडिया का 71 के बाद से कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। जो वो कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर, वो तो थानेदारी वाली पुलिस वाला काम है। तो जो इंडिया की फौज की सारी ये कि हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही भाई। हाँ, आप यूँ कह ले, हमारी मेहरबानी है। लो लेवल का जो उनका वॉर ऑन टेरर का एक्सपीरियंस है वो पीएलए जैसी फौज के सामने नहीं। तो पीएलए का कौन सा एक्सपीरियंस है आप बताइए? पीएलए का कोई एक्सपीरियंस नहीं। पीएलए का भी 80 के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो एक छोटी सी जंग उन्होंने वियतनाम से लड़ी थी उसके बाद उनका, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए जो कुछ 20 साल से जारी है वो कमाल की। इंडियन ये कहते हैं, इंडियन के जो बड़े बड़े भोंपू हैं ना जो उनके टीवी पर, वो कहते हैं साहब इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारा आदमी जो है सर्दी के अंदर जो है वो जो गर्म इलाके का इलाका है वो जाके वहाँ पर लड़ेगा और रहेगा। इंडिया का जो है, जो लोग जो वाकई ठंडे इलाके के लोग हैं वो मेरे ख्याल से लद्दाख के लोग हैं। और लद्दाख की आबादी क्या है? नहीं, कोई आबादी नहीं है, सब मुसलमान ज़्यादा हैं। ठीक है ना। सेकेंडली, कभी आपने चाइना का नॉर्थ ईस्ट सुना है ना? हाँ, बहुत सर्द है। हार्बिन में -38 पे तो लोग घूम रहे होते हैं बाहर भाई, कमाल है। और वहाँ बाकायदा विंटर में एक आप तो वहाँ रहे हैं ना, विंटर में एक प्रोग्राम होता है, बर्फ को काटा जाता है दरिया पे और लोग उसमें डुबकियां लगा रहे होते हैं। रियली? जी। यानी इतने एक्सपीडिशन, हाँ, इतने यानी मैंने तफरीक करने वाले बाहर -30 है और वो 0 है। पानी इज स्टिल वार्मर देन। अच्छा, ये एक और बात वो कहते हैं, आपसे मैं ये बात ही कहना चाहता हूँ कि साहब इन्होंने तिब्बत के जो लोग हैं उनको हायर किया जो कि अपनी जान देने पर मैंने जो एक किस्म के हैं, तो उन्होंने जो 5 आदमी पकड़े हैं ना उसमें एक तिब्बती भी है। तो देखिए, तिब्बती तो बहुत सारे वो थे जो दलाई लामा के साथ वही थे वो। और देखिए, वो अब बात है 50s की। हाँ, उस बात को भी तवील अरसा हो रहा है, 70 साल हो रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें ना, इनसे वॉर नहीं डिसाइड होती। अब वॉर डिसाइड होगी कि आपकी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, साइबर क्या है, आपकी साइबर क्या है, लेजर क्या है, सैटेलाइट क्या है, लेबर क्या है, और आपकी ये डिसरप्टिव कैपेबिलिटी। आप इसको फाइनल एक मिनट में ये फैसला कर दें कि ये
जो ये बातें चीतें हो रही हैं, हाँ। इसका चाइना तो लड़ाई नहीं चाहेगा, जाहिर है कि वो चाहेगा कि ये डर के बैठ जाए इंडिया। तो क्या ये इंडिया अपनी ये सुख की बर्दाश्त कर सकता है? इंडिया को करनी पड़ेगी। अब तक मोदी साहब ने ये नहीं माना है कि उनके इलाके में चीन आया है, और अगर आप रफली इलाका चेक करें, लंबी लाइन में कहीं 3 किलोमीटर कहीं 4 में 1000 स्क्वायर किलोमीटर है नहीं, वो तो टोटल। तो मोदी साहब तो मानने पे तैयार नहीं है ना। 38,000 की बात कर रहे हैं बहुत से लोग, तो भाई नहीं, 10,000 से लेकर 38,000 1000 जो वेस्टर्न वो है, वो जो सैटेलाइट्स है, वो कहते हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मोदी साहब क्योंकि मान नहीं रहे हैं कि कोई किसी इलाके में इनकर्जन हुई, तो अब बात क्या कर रहे हैं आप? हाँ, देखिए, तो ये कन्फेशन, ये इंडिया भी जंग नहीं चाहता, चाइना भी जंग नहीं चाहता। चाइना चाहता है कि उसका जो क्वाइट पोस्चर चलता रहे, BRI तरक्की करता रहे, हाँ, और चाइना की स्ट्रेंथ उसको एंगेज रख रहा है बस। हाँ, और वो उन्होंने इनको। अच्छा जनाब मोहतरम हसन हबीब साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। साथ साथ में जनाब अपने मोहतरम नजमुद्दीन शेख साहब का इंतहाई बहुत मशकूर हूँ, और जमील अहमद ख़ान साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस पर बहस किया। लेकिन ये बहस बहुत तवील है, इस पर हमें मेरे ख़्याल में कोई 2-3 घंटे का प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि इस पर एक चीज़ पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अभी तो हम देखिए ना, अभी तक ना हम ताइवान पर गुफ्तगू कर सके हैं, ताइवान में क्या, ताइवान सी में क्या हो रहा है, ना हम इस पर गुफ्तगू कर सके हैं कि जनूबी बहरे चीन में क्या हो रहा है। अभी तो हमने सिर्फ एक लद्दाख की सिर्फ चंद चोटियों की बात की है, और पूरी बात वो बात भी पूरी नहीं हो सकी है। तो नाज़रीन किराम जी, आपने देखा कि ये 3 सुफरा थे, जो कि एक उसमें सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, हमारे बड़े मोहतरम शख्सियत हैं नजमुद्दीन शेख साहब, और दूसरे हमारे हसन हबीब साहब हैं। ये तो ख़ुद क्योंकि चीन में रहे हैं, वहाँ पे कौंसल जनरल की हैसियत से, और उनका बहुत ज़्यादा उनके बारे में इल्म है, तो और हमारे ब्रदर भी हैं। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि एक प्रोग्राम हम इन्हीं के साथ अकेले करेंगे, ताकि हम उस पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू कर सकें। लेकिन इस वक्त हम आपसे इजाज़त लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारा मुकम्मिल हुआ है इस 1 घंटे का। तो इसके बाद लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।